A very good morning. Welcome to my channel. This is UGC Education Paper 2. हम आज बात कर रहे हैं फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस की. दिस टॉपिक इज़ कमिंग फ्रॉम द यूनिट 7 का डी सेक्शन है. उसमें से ये टॉपिक लिया गया है फ्लेंडर इज़ अ काइंड ऑफ इंटरैक्शन एनालिसिस. जैसे कि हम क्लासरूम में इंटरैक्शन करते हैं, जैसे कि पिक्चर शो हो रही है उसके बारे में भी बताते हैं. पिक्चर में क्या शो हो रहा है आप देख ही सकते हैं. पिक्चर में एक टीचर है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रही है और पीछे एक ऑब्जर्वर है जो वो देख रही है कि वो टीचर किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रही है. तो इसके कुछ सेट ऑफ क्राइटेरिया बनाए गए थे फ्लेंडर्स ने कि किस किस बेसिस पे, मतलब हर एक 3 सेकंड्स के बाद क्या क्या जो है टीचर रिस्पॉन्ड करती है, किस तरीके से बच्चों को डील करती है, उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है उन्होंने प्रोसीजर्स बनाए थे जो ये टीचर फॉलो कर रही हैं और नोटेड डाउन कर रही हैं अपने रजिस्टर पे. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फ्लेंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कि बच्चों के साथ एक टीचर किस तरीके से इंटरैक्ट कर रही है उसको एनालिसिस करना. ठीक है. सो दिस इज़ द जस्ट इंट्रोडक्शन. सो लेट्स स्टार्टेड. लेकिन बिफोर जो है सेशन, आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जो कमिंग अप वीडियोस हैं अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपको नोटिफिकेशन बाद में मिल जाए, जो उसका लिंक है. चलिए, सबसे पहले फ्लेंडर स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं इंटरैक्शन एनालिसिस क्या होता है, क्या है. जो क्लासरूम इंटरैक्शन है, classroom interaction analysis refers to the technique consisting of objective and systematic observation of the classroom events for the study of teachers classroom behavior. इसमें क्या होता है कि क्लासरूम में टीचर्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है टेक्निक्स से, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, जिसे हम क्लासरूम इंटरैक्शन एनालिसिस कहते हैं. और इंटरैक्शन को जज किया जाता है. तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जर्व किया जाता है इंटरैक्शन को जो कि क्लासरूम में चल रहा है, यानी कि टीचर किस तरीके से बच्चों के साथ डील कर रही है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, उन सब चीज़ों का जो भी इंटरैक्शन क्लास में हो रहा है उसका ऑब्जर्वेशन होता है. According to the Dr. S.K. Thakur, classroom interaction analysis may be defined as an instrument, एक तरीके का instrument है, which is designed to record the categories of verbal interaction. आप देख रहे हैं यहाँ पे मेन जो पॉइंट है वो क्या है, इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं कैटेगरीज ऑफ वर्बल इंटरैक्शन, जो क्लास में वर्बली टीचर ने रिस्पॉन्ड किया है या वर्बली टीच किया है, किस जो भी वर्बली जो है टीचर ने किया है उस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर. रिकॉर्डेड द टीचिंग लर्निंग सेशन, जैसा भी सेशन रहा है क्लासरूम में उसको रिकॉर्ड किया जाता है. इट इज़ अ टेक्निक ऑफ कैप्चरिंग द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डायमेंशन ऑफ द टीचर्स वर्बल बिहेवियर इन द क्लासरूम. ये वर्बल बिहेवियर जो है वो मेनली फ्लेंडर इंटरेक्शन की बात हो रही है, राइट. डॉक्टर सत्यपाल रुहाला इस दी बुक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में वो लिखते हैं कि जो क्लासरूम इंटरैक्शन एनालिसिस होता है मे बी कन्वीनियंटली 2 भागों में डिवाइडेड होता है. एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल. वर्बल जो टीचर ने मुंह से, यानी कि अपने ने जो है रिस्पॉन्ड किया है, जैसे बच्चों ने क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का आंसर दिया है तो टीचर ने बोला वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप, या उसको रिस्पॉन्ड किस तरीके से करती हैं वो वर्बली है. और नॉन वर्बल बिना बोले जेस्चर्स के थ्रू, लाइक जो है थम्स अप करना, यानी थम अप करना या नोडिंग करना, या अगर गलत आंसर है तो जो है आप साइडवेज अपना जो है हेड मूव करना. तो इस तरीके से जो है नॉन वर्बल इंटरेक्शंस भी क्लासरूम में जो है एक एक्टिविटी की तरह काम करते हैं. सो चलिए फ्लैंडर स्टार्ट करते हैं. फ्लैंडर सिस्टम इज़ एन ऑब्जर्वेशनल टूल है. क्या है ये, एक ऑब्जर्वेशनल टूल जो कि यूज़ किया जाता है वर्बल बिहेवियर ऑफ द टीचर्स को जज करने के लिए कि किस तरह से क्लासरूम में इंटरेक्शन चल रहा है. फ्लैंडर्स का इंस्ट्रूमेंट वॉज डिज़ाइंड फॉर ऑब्जर्विंग ओनली एंड ओनली वर्बल कम्युनिकेशन. जो फ्लैंडर्स का कैटेगरी वाइज जो परफॉर्मा तैयार किया गया था, जो ऑब्जर्विंग टूल तैयार किया गया था, वो ओनली बेस्ड ऑन वर्बल कम्युनिकेशन था, जहाँ पर नॉन वर्बल जो जेस्चर्स टीचर यूज़ करती हैं क्लासरूम में वो ध्यान नहीं दिया गया, यानी कि उन पर नहीं बनाया गया था. सो दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ द फ्लैंडर्स इंटरैक्शन.
चलिए अब करते हैं बेसिक थियोरेटिकल एजम्पशंस। कुछ किस एजम्पशन के बेसिस पे ये इंटरैक्शन एनालिसिस जो है वो बनाया गया था। सबसे पहले जो है सोचा गया प्री डोमिनेंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन की क्लासरूम में जो है वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है, तो उसी के बेसिस पर जो है ये कैटेगरी वाइज बनाया गया एनालिसिस। हाईली रिलायबल है फॉर द वर्बल बिहेवियर, कंसिस्टेंसी देखी गई है इसमें। टीचर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर को हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। रिलेशन बिटवीन सोशल क्लाइमेट एंड प्रोडक्टिविटी, टीचर के रिलेशन यानी कि उसके सोशली कितना रिस्पॉन्सिबल है, और प्रोडक्टिविटी यानी कि बच्चों को किस तरीके से तैयार कर रहा है, इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। क्लासरूम में किस तरीके का क्लाइमेट रहता है, क्या लर्निंग प्रोसीजर रहता है। यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशनल टेक्निक, इस एक जो है ऑब्जर्वेशनल टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो आपकी ड्यूरिंग द सेशन जो भी कमियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं, वो आपको पता लग सके। रोल एक फीडबैक आपके जो है सेशन का एक फीडबैक की तरह काम करता है। एंड दिस इज़ एन एक्सप्रेशन थ्रू वर्बल स्टेटमेंट, और एक तरीके का एक्सप्रेशन की ज़रूरत थी जो हमारे वर्बल स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर पाए। कुछ हम जो देखिए हम क्लासरूम में बहुत सारे वर्बली जेस्चर्स देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार जैसे हमने क्लासरूम में एंटर किया, क्वेश्चन पूछा, फिर बच्चों को जो है और एक्सप्लेन करके बताया, या बच्चों ने जो आंसर दिया उसको रिस्पॉन्ड किया। तो बहुत सारी जो है एक्टिविटीज़ क्लासरूम में होती है। तो फ्लैंडर्स ने क्या किया, उन सभी एक्टिविटीज़ यानी कि जो इंटरेक्शन क्लासरूम में चल रहा है उसको 10 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। और वो क्या क्या कैटेगरीज है उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले है डायमेंशन। जब इंटरेक्शन क्लासरूम में होता है उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब एनकोडिंग डिकोडिंग, समझते हैं आप। सो कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक इंटरेक्शन नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन मीन्स कि दोनों पार्ट का कोऑर्डिनेशन होना, टीचर का, बच्चों का, स्टूडेंट्स का जो है कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, और इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर द डायमेंशंस है जो इंटरेक्शन के लिए पॉसिबली होना चाहिए। नाउ जो उनकी फ्लैंडर्स की जो 10 कैटेगरीज थी उनके बारे में पढ़ते हैं। उनकी जो 10 कैटेगरीज पाई गई थी वो वर्बल बिहेवियर पे थी, जहाँ पर टीचर टॉक, पीपल टॉक, 2 मेन कैटेगरी थी, और जो लास्ट वन थी दैट इज साइलेंस और कन्फ्यूजन। क्योंकि क्लासरूम में कई बारी साइलेंस और कन्फ्यूजन भी रहता है, लाइक टीचर ने पढ़ाया, बच्चे कन्फ्यूज हो गए, तो 3-4 मिनट्स के लिए जो है साइलेंस रहता है क्लास में। या टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, बच्चों को नहीं आता, तो यानी कि अगर क्लासरूम में साइलेंस है दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो टीचर ध्यान नहीं दे रही है बच्चों पे, या बच्चे टीचर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्टडी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उस चीज़ को भी जो है इंटरैक्शन एनालिसिस में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो चलिए कुछ कैटेगरीज जो है यहाँ पे देखते हैं। मेन जो हमने बताया था आपको, ये जो फ्लेंडर्स की जो कैटेगरी है वो टीचर्स टॉक, राइट। टीचर्स टॉक से स्टार्ट करते हैं। तो टीचर्स टॉक में भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, राइट। एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। उसके बाद यहाँ पर है प्यूपल रिस्पॉन्स। आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्यूपल टॉक, यहाँ पे मिसिंग है ये, ठीक है, प्यूपल टॉक। और एक और मिसिंग है यहाँ पे, दैट इज 10th वन, दैट इज साइलेंस एंड कन्फ्यूजन। प्यूपल टॉक लिख लीजिएगा, यहाँ पे 10th में आता है साइलेंस और कन्फ्यूजन, राइट। सो ये लिख लीजिएगा यहाँ पे मिसिंग है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है टीचर्स टॉक। टीचर्स टॉक पे है इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। जब वो डायरेक्ट है दैट मीन्स उसका रिस्पॉन्स कैसा है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में है एक्सेप्ट फीलिंग्स, एक्सेप्ट एंड क्लैरिफाइज एन एटीट्यूड और द फीलिंग्स टोन ऑफ द पीपल इन ए नॉन थ्रेटनिंग मैनर। दैट मीन्स बच्चों की जो फीलिंग्स है उसको एक्सेप्ट करना। Feeling may be positive or negative. Predicting and recalling the feelings are included. एक्सेप्टिंग फीलिंग्स का यहाँ पे वो नहीं इमोशनल फीलिंग्स, या बच्चों ने जो आंसर आपको दिया है, बच्चों ने जो क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, या बच्चों ने किसी चीज़ का रिस्पॉन्स किया है, आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, ओके दैट्स वेरी गुड। आप कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स कह के उनको रिस्पॉन्स करते हैं, प्रेज करते हैं, इनकरेजमेंट करते हैं बच्चों को उनके एक्शन के लिए। Jokes that release tension but not at all the expense of another individual. Nodding head, जैसे आपने nodding head किया, and saying और go on. So these are the praising words. आप उनको क्या करते हो, prompt करते हो आंसर करने के लिए. These are the praising words.
accept or use the ideas of pupil, clarify or building or developing the ideas suggested by pupil. Teacher extensions of pupil ideas are included, but the teacher brings more of his own ideas into play shift. दैट मीन्स बच्चों ने जब आंसर दिया तो आपने उसी को आगे कंटिन्यू करके जो है उसी के आंसर को लेके, अगर उसने बच्चे ने सही आंसर दिया है उसी के आंसर को कंटिन्यू करके आपने जो है समझाना शुरू किया। तो दैट मीन्स आपने उसके जो आंसर है उसको एक्सेप्ट किया है, यूज़ किए हैं उसके आइडियाज़ को। देन टीचर ने क्या किया, आस्क क्वेश्चंस पूछने लगी, टीचर जो है आइडियाज़ लेने लगे। सो दिस इज़ द रिस्पॉन्स कि टीचर ने किस तरीके से रिस्पॉन्स किया। बच्चों ने जब उनको रिस्पॉन्स किया तो टीचर ने उनके जो है आंसर्स को किस तरीके से रिस्पॉन्स किया। वो यहाँ आता है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, यानी कि डायरेक्ट मतलब टीचर क्या कर रही हैं, पहले सबसे पहले उसने लेक्चर देना शुरू किया, इंस्ट्रक्शंस देनी शुरू की। देन उसके बाद जो है क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग द अथॉरिटी, उसके बाद उन्होंने जो है जस्टिफाई करना शुरू किया। सो लेक्चर में क्या किया, गिविंग फैक्ट्स एंड ओपिनियन, मतलब लेक्चर मीन्स क्लासरूम इंटरेक्शन शुरू हो गया है। क्लासरूम में जो टीचर है वो अब पढ़ाना शुरू हो गई है, अपने आइडियाज़ को जो है कंटेंट को डिलीवर करना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद है गिविंग डायरेक्शंस, अब टीचर ने उनको डायरेक्शंस देना कि ये पेज नंबर निकालिए, इस एक्टिविटी को करिए, कमांड्स दे रही हैं। तो ये डायरेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कुछ बच्चों का रोल नहीं है, टीचर अपना पढ़ा रही हैं, उनको डायरेक्शंस दे रही हैं कि चलिए पेज नंबर जो है 41 निकालिए, उसका ये डायग्राम बनाइए। तो बच्चे जो हैं सुन रहे हैं, ठीक है। देन क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाई अथॉरिटी, स्टेटमेंट्स इंटेंडेड टू चेंज pupil behavior from non-acceptable to acceptable pattern, bowling someone out, stating why the teacher is doing what is during extreme self-reliance, that means criticizing authority। यहाँ पर टीचर क्या कर रही हैं, अपने जो है बच्चों को लर्निंग दे रही है, बच्चों को प्रोवाइड कर रही है। प्यूपल टॉक में आता है रिस्पॉन्स में, प्यूपल टॉक रिस्पॉन्स और एक वही सेम रिस्पॉन्स एंड इनिशिएशन में डिवाइडेड है। ये रिस्पॉन्स में आता है बच्चे किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, टॉक बाय प्यूपल इन रिस्पॉन्स टू द टीचर, टीचर ने क्वेश्चन किया तो बच्चों ने रिस्पॉन्स देना शुरू किया, तो वो कैटेगरीज में आती है। एंड प्यूपल टॉक इनिशिएशन, दैट मीन्स टॉक बाय पीपल विच दे इनिशिएट, एक्सप्रेसिंग ओन आइडियाज, इनिशिएटिंग अ न्यू, दैट मीन्स यहाँ पर बच्चे, टीचर ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है बट बच्चे अपने एक्सप्रेस कर रहे हैं आइडियाज़ को। अब बच्चे जो हैं इनिशिएशन मतलब बच्चे जो हैं जागरूकता दिखा रहे हैं इस तरीके से। और कई बार क्लासरूम में क्या हो जाता है, कुछ पल के लिए साइलेंस हो जाता है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। सो दिस इज़ ऑल जो है अबाउट द कैटेगरीज जिसमें फ्लैंडर्स जो है वो डिवाइडेड था। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स आते हैं। सबसे पहले आता है कोडिंग, एनकोडिंग करना, फिर है डी कोडिंग और फिर है इंटरप्रिटेशन करना उसे 10x10 मैट्रिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है एनकोडिंग, एनकोडिंग में आता है जो ये कोड नंबर्स हमने दिए हैं 1 to 10 के, आपने देखे ही हैं जो भी हमने पीछे की हैं। इसमें 10 कैटेगरीज हैं जिसमें टीचर टॉक है, प्यूपल टॉक है, अभी हमने पीछे बात की है। टीचर टॉक इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में डिवाइडेड है। एंड इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द रिस्पॉन्स एंड इनिशिएशन, सेम विद द प्यूपल जहाँ पर रिस्पॉन्स जो है और इनिशिएशन में डिवाइडेड है। एंड द एंड जो 10th है दैट इज़ द साइलेंस। तो दिस इज़ द कैटेगरी जो कि एक ऑब्जर्वर को याद रखनी पड़ेगी, तभी वो मार्किंग कर पाएगा। प्लेस ऑफ सिटिंग, अपनी सिटिंग की जो है प्लेस डिसाइड कीजिए ताकि जो है आप क्लियरली विजन हो, टीचर आपको जो सामने पढ़ा रही है वो क्लियरली विजिबल हो। और कैटेगरीज को रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज हर 3 जो है सेकंड्स के बाद वो है रिकॉर्डिंग, मतलब नंबर्स जो है आपको रिकॉर्ड करने होते हैं, तो यू मस्ट बी क्विक इन रिकॉर्डिंग द नंबर्स, राइट। नाउ ग्राउंड रूल्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन एनकोडिंग प्रोसेस, वेन एवर यू आर ऑब्जर्विंग, आप जब भी ऑब्जर्व करेंगे तो उसका इनकोडिंग जो प्रोसेस है उसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स मतलब जैसे कि आप फर्स्ट रूल देखिए, when it is not certain in which 2 or categories a statement belongs, अगर आपको पता लगता है 2 और या 3 में से ज़्यादा कौन सी कैटेगरीज है आपको निश्चित रूप से नहीं पता चल पा रहा है, सो जो भी कैटेगरी फारदेस्ट है फ्रॉम द कैटेगरी 5 वो आप ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि मिड ऑफ द 5 है यहाँ पे। तो जो भी कैटेगरी आपको लगती है 5 से फार्दर है वो कैटेगरी आप यहाँ पे ले लेंगे। Not to shift into opposite classification, opposite नहीं जाएंगे। If primary tone
of the teacher's behavior have been consistently direct or consistently indirect, don't shift into the opposite classification unless a clear indication of shift इज गिवन बाय द टीचर। देखिए कई बार होता है कि टीचर सिर्फ डायरेक्ट रिस्पॉन्स ही कर रही है, पढ़ाई जा रही है, तो ऑब्जर्वर क्या करता है कि लेट्स टेक अ पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब कि कुछ नया किया जाए या कुछ जो है चलो चेंजेस कर देते हैं उसकी जो है कैटेगरीज में, तो ऐसा करना नहीं चाहिए बिकॉज दिस इज़ द रूल ऑफ बायस्ड। ये अनबायस्ड जो है या अनबायस्ड ऑब्जर्वर कहलाता है। ऑब्जर्वर मस्ट नॉट कंसर्न विथ हिज ओन बायस। टीचर को अपनी इंटेंशंस या अपनी जो है पर्सनल कहते हैं ना जो भी कांटेक्ट है टीचर के साथ, चाहे वो राइवलरी हो, चाहे बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हो, इन सब चीज़ों से परे हट के उसको अपने बायसेस को परे हट के जो है ऑब्जर्व करना चाहिए। इफ़ मोर देन वन कैटेगरी अकर्स, अगर आपको लगता है 4 भी आएगा और अगर आपको लगता है 7 भी आएगा, तो अगर मोर देन कैटेगरी आपको लगती है 3 सेकेंड्स के इंटरवल के अंतर्गत, तो आप क्या करेंगे, देन ऑल कैटेगरी यूज्ड इन दैट इंटरवल वर रिकॉर्डेड, तो वो सारी एक्टिविटीज़ आप रिकॉर्ड कर लेंगे। इफ़ नो चेंज अकर्स विद इन 3 सेकेंड देन रिपीट द कैटेगरी नंबर। अगर आपको लगता है कि 3 सेकेंड के बाद जो है कुछ भी जो है नहीं हुआ, जैसे टीचर ने क्वेश्चन पूछ ही रही है तो 3 सेकेंड से ज़्यादा लग जाते, तो वही नंबर आप रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, जैसे हम देखते हैं आस्क क्वेश्चन का कौन सा नंबर है, यस 4 नंबर है। ठीक है, तो 3 से टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, आपने जो है 4 नंबर लिखा क्योंकि टीचर जो है वो क्वेश्चन पूछ रही है। 3 सेकेंड्स हुए, फिर कोई एक्टिविटी जो है क्वेश्चन पूछ रही है उसे क्लैरिफाई कर रही है, फिर आपने 4 नंबर दिया है। ईच एवरी 3 सेकेंड्स के इंटरवल के बाद जो है नंबर्स रिकॉर्ड होते रहते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको टीचर एक्सप्लेन कर रही है क्वेश्चन को, प्रॉम्प्ट कर रही है बच्चों को, इस तरीके से कैटेगरी चलती रहती है कि अगर 3 सेकेंड्स में जो है सेम रिस्पांस चलता रहता है तो आप वही नंबर को रिपीट करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि एवरी 3 सेकेंड्स के बाद आपको जो है रिकॉर्ड करना है नंबर्स को, एक क्लासरूम में कौन सी एक्टिविटी चल रही है। नाउ डी कोडिंग प्रोसेस। डी कोडिंग प्रोसेस में होता है टैबुलेट द मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है, जो भी नंबरिंग है, उसको टेबल में रिकॉर्ड करना और उसको फिर इंटरप्रेट करना, ये है डी कोडिंग प्रोसेस में। प्रपोर्शन ऑफ टीचर, ये यहाँ पे जो है इंटरप्रेटिंग, मतलब ये आप जो है फॉर्मुलेज हैं, जैसे अगर हमें टीचर टॉक का, प्यूपल टॉक का और साइलेंस क्लासरूम में ओवरऑल प्रपोर्शन कितना कितना रहा है उसके फॉर्मूले हम आगे करेंगे। इनडायरेक्ट जो इन्फ्लुएंस है या डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, इसका कितना रेशो रहा है, पॉजिटिव री का, नेगेटिव री का क्या रेशो रहा है, तो ये हम तीनों ये सारे ही जो है अभी हम आगे सॉल्व करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन है, स्टेडी स्टेट सेल है। ये क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम कई बार पूछा गया है, फॉर्मूला पूछा गया है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लिया गया है, यहाँ पे आप देख ही रहे हो, ये कुछ ऑब्जर्विंग कैटेगरीज हैं। इसके सबसे पहले हम पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग भी कैसे होती है देखिए, नंबर्स लिखने के बाद 10 2 देन 2 से स्टार्ट करके अगेन एक नंबर 2, तो 2 2 नाउ 2 4 4 4 4, इस तरीके से कैटेगरी बन जाती है। तो ये फर्स्ट हो गया, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड, और फिर इस जो पेयरिंग के नंबर्स है ना, इनको हम लोग एक टेबल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। दिस इज द टेबल। तो जैसे फर्स्ट नंबर है 10 2, द फर्स्ट नंबर इज दिस वन 10 2, तो दिस इज फ्रॉम, ये जो 10 है ये हम यहाँ लेंगे रो में। देखिए ये 10 नंबर हमने यहाँ से लिया, दिस इज द 10 नंबर, और यहाँ से हम लेंगे 2। देखिए ये 10 एंड दिस कॉलम 2, तो ये नंबर एक मार्क कर देंगे 1। तो इस तरीके से नंबर्स चलते रहेंगे। सो यहाँ पे जो है रो इनटू कॉलम होता है लाइक, सो रो इनटू कॉलम के बेसिस पे चल रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले रो में जो है 10 और उसके बाद कॉलम में, तो इस तरीके से नंबर्स मार्क करते चले जाएंगे। ये तो बहुत ही छोटा एग्जांपल है, ठीक है। हर 3 सेकंड्स के बाद जो है आप मान सकते हैं कि 3 सेकंड्स के बाद जो है नंबरिंग चेंज होती रहती है, तो ये बहुत सारे नंबर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए, चलिए फॉर्मूला सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या होता है टीचर टॉक, टीचर ने क्या बात की, टीचर टॉक में 1 to 7 से लेके 1 to 7 से लेके
जो भी नंबरिंग आई है टेबल में उसको हमको क्या करते हैं, ऐड करते हैं और टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास टीचर टॉक आ जाता है। सिमिलरली टीचर टॉक में था इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, है ना, हमने बताया था। तो उसके बारे में भी क्या 1 to 4 थे, ये 1 to 4 जो थे वो इनडायरेक्ट के थे। तो इन चारों कैटेगरीज के जो भी नंबर आए हैं, राइट, उन नंबर्स को यहाँ पे ऐड करेंगे, उसके बाद उनको टोटल नंबर से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100। सिमिलरली विथ दी डायरेक्ट, डायरेक्ट कौन से थे, लेक्चर, गिविंग डायरेक्शंस एंड क्रिटिसाइज और जस्टिफाइंग अथॉरिटी, इन तीनों को प्लस करके अपॉन टोटल नंबर, जो भी टोटल नंबर हमारा आया है, एंड देन 100। अब आप मुझसे पूछेंगे ये नंबर्स कहाँ से आएंगे, ये नंबर्स जो आएंगे वो ये कैटेगरी आपको यहाँ दी गई है, 1 to 10 की ये कैटेगरीज है, इन नंबर्स के बेसिस पे जो है लिखा जाएगा। यहाँ से जो है 1 to जैसे 6 जो है क्या नंबर है, तो 1 to 6 के सारे नंबर्स को प्लस करके फिर सॉल्व किया जाता है। तो इतनी कैलकुलेशन नहीं आती है, बस यू जस्ट हैव टू रिमाइंडेड द फॉर्मूला, आपको बस ये फॉर्मूला करना होता है, कैलकुलेशन नहीं आती है। सो प्यूपल टॉक है, प्यूपल टॉक में था, प्यूपल टॉक 2 थे, है ना, रिस्पॉन्स एंड इनिशिएशन दोनों ही थे 8 और 9 में। साइलेंस एंड कन्फ्यूजन था वो 10th में था। सो ये बेसिक जो थे 5 फॉर्मूले थे, 5 फॉर्मूलेज थे। आगे और भी हैं, जैसे द रेशियो बिटवीन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, तो उनके बीच में रेशियो निकालना है। तो रेशियो में 1 to 4 की कैटेगरी रखिए, पहले उसको डिवाइड कर दीजिए बाकी की 3 कैटेगरीज के साथ एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो उससे हमारा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो है टीचर टॉक आ जाएगा। उसके बाद है पॉजिटिव एंड नेगेटिव री का रेशियो, तो यहाँ पे सिग्मा दिया हुआ है, ये जो है पूरी 1 से लेकर 3 तक का दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स एंड 6 + 7 डायरेक्ट जो है गिविंग डायरेक्शंस, तो उसके बाद यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, सारे सम्स करके उसको यहाँ पे डिवाइड है। प्यूपल इनिशिएशन रेशियो, यानी कि प्यूपल इनिशिएशन आपने देखा था, ये रहा, है ना। तो ये कौन सी कैटेगरी है, 9। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 9/100 डिवाइडेड बाय 8 प्लस, क्योंकि हमें प्यूपल टॉक से करना है प्रॉपर, तो 8 + 9 डिवाइडेड बाय, जिन्हें थोड़ा बहुत मैथ्स आता है वो इसे क्लियरली समझ पाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे टीचर रिस्पॉन्स रेशियो। अब इंडिविजुअली पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ पे टीचर का सिर्फ रिस्पॉन्स रेशियो बताना है आपको, तो रिस्पॉन्स कहाँ से था, 1 2 3 4, है ना, रिस्पॉन्स था, तो ये रिस्पॉन्स रेशियो। उसके बाद 1 से 3 एंड 6 7, इन सब की कैटेगरी से टीचर का रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। उसके बाद है टीचर क्वेश्चन, टीचर ने क्वेश्चन रेशियो, टीचर जब क्वेश्चन पूछ रही है तो क्वेश्चन ये है 4, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे 4, एंड टीचर का जो है 4 जो है, और लेक्चर गिविंग इन्फॉर्मेशन 4 + 5। सो दिस इज द फॉर्मूला, ये आपको पढ़ना है। फिर है कंटेंट क्रॉस सेल्स, यानी कि कंटेंट कैसा क्लासरूम में है, किस तरीके से जो है, तो उसके लिए भी यहाँ पे 4 4 का सेल होता है, 5 5 का सेल, ठीक है, उसको प्लस करना, फिर 4 5, ये मैं भी आपको डायग्राम से पीछे बताती हूँ। इफ़ दी सेल्स ओवरलोडेड है विद टेली मार्क्स, अगर बहुत ज़्यादा इसमें मार्क्स है, यानी कि टीचर गिव्स ग्रेट स्ट्रेस टू द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि टीचर जो है बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ध्यान दे रही है, अगर इसका स्कोर हाई है तो। देखिए ये सेल में दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, इसमें देखिएगा, जैसे उसमें था ना 1 to 1 2 2, है ना, ये सेल, तो ये काफ़ी सारे सेल्स है, तो ये जो सेल का पोर्शन है ये है कंटेंट क्रॉस सेल का रेशियो, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे भी कंस्ट्रक्टिव इंटीग्रेशन सेल है ये, देखिए 4 5 5 4 एंड उसका अपोजिट, ठीक है। एंड उसके बाद विशेष जो है सेल है, इसके बारे में भी जानते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, विशियस सेल कौन सी होती हैं, 6 6 7 और उसके बाद अपोजिट 7 7, तो ये है सेल। एंड कंस्ट्रक्टिव इंटीग्रेशन सेल होती हैं, देखिए इनके यहाँ पे भी 2 पोर्शन में डिवाइडेड है, जो यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं विशियस सेल्स की, दैट इंडिकेट्स द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द टीचर। देखिए हमेशा याद रखिएगा, दिस गिव्स यू द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ
टीचर का नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिखता है यहाँ पे। अगर 6 इज नॉट मच लोडेड, अगर ज़्यादा नहीं है, दैट मीन्स ही गिव लेस कमांड, तो उसका मतलब है उसने बहुत ही कम कमांड्स दी हैं। तो ये है विशियस सेल। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिव इंटीग्रेशन सेल, जिसमें है इंडिकेट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशल स्किल्स। यहाँ पे आपको क्या देखते हैं, सोशल स्किल कितनी अच्छी है। और अगर टेली मार्क्स इस एरिया में कम है, दैट मीन्स सोशल स्किल जो है बहुत ही पुअर है, क्योंकि ये सोशल स्किल्स को दिखाती है। दैट मीन्स अगर उसमें मार्क्स कम है तो वो क्या है, सोशली अवेलेबल, सोशली जो है वो नहीं है। सो ये देखिए, ये सेल का पूरा कंटेंट है, तो आपसे पूछ लिया जाता है फॉर्मूले के थ्रू। उसके बाद जो है लास्ट है हमारी, वो है स्टेडी स्टेट रेशियो। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे एसएससी स्टेडी स्टेट रेशियो जो है, जो सेल्स होती हैं उसमें सेल का बताती हूँ, आपको पिक्चर में बताती हूँ। देखिए पिक्चर में देखिए, सेल है 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5, ये है स्टेडी वाली, 8 8 9 एंड 10 10। तो ये कौन सी है, स्टेडी। ये बाद में रेशियो निकाला जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी देखिए, इफ़ दीज सेल्स आर हेविली लोडेड, अगर ये बहुत ज़्यादा इसमें मार्क्स आ गए हैं, तो इट शोज दैट द टीचर रिमेन्स इन ए पर्टिकुलर कैटेगरी फॉर मोर देन 3 सेकेंड्स। दैट मीन्स स्टेडी का मतलब होता है ठहराव। अगर इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, यानी कि टीचर सिर्फ एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट कर रही है, या बहुत ही ज़्यादा वह 3 सेकेंड से ज़्यादा एक ही कैटेगरी पे है, तो इससे ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं है कि सिर्फ टीचर अगर कंटेंट ही कंटेंट दिए जा रही है, टीचर सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछे जा रही है, या टीचर सिर्फ रिस्पॉन्स ही कर रही है और बहुत ही लंबा गैप ले लेती है, तो ये भी क्लासरूम में सही नहीं है। तो इसका जो है, अगर ये सेल हेवीली लोडेड है, दैट मीन्स एक ही कैटेगरी पे बहुत ज़्यादा समय से वो टिकी हुई है। तो ये आपको जो है पिक्चर्स के थ्रू समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये सारे थे फॉर्मूलेज, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसकी एडवांटेजेस पे, कि फ्लेंडर की इस टेक्निक से क्या एडवांटेज है। सबसे पहले दिस इज द स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन है। एनालिसिस ऑफ मैट्रिक्स इज सो डिपेंडेबल, ऑब्वियसली ये मैट्रिक्स बहुत डिपेंडेबल है, एंड इवन अ पर्सन नॉट प्रेजेंट व्हेन ऑब्जर्वेशन वर मेड कुड मेक द एक्यूरेट इन्फ्लुएंस अबाउट द वर्बल कम्युनिकेशन। अगर प्रेजेंटली ऑब्जर्वर नहीं है, जैसे प्रेजेंटली अगर मैं क्लासरूम में नहीं थी, लेकिन बट मुझे अपनी जो क्लास में टीचर पढ़ा रही है उसका रिस्पॉन्स चाहिए, तो वो जो मैं ऑब्जर्वर उस टाइम पे बैठे थे, मैं उनका अगर परफॉर्मा देखूंगी तो मुझे एक्यूरेटली पता चल जाएगा, एक मेंटल पिक्चर मिल जाएगी कि टीचर ने क्लासरूम में कैसे परफॉर्म किया है। Different metrics can be made and used to compare the behavior at different ages, level 6, subject matter and etc. और भी अच्छे तरीके से इसको हम बना सकते हैं इस मेथड को। And this analysis would serve as a vital feedback, एक feedback की तरह हम इसे काम कर सकते हैं। Effective tool to measure the social emotional climate, एक बहुत ही अच्छा टूल है। और एज सून जैसे इसके प्रिकॉशंस भी हैं, हम जब फ्लेंडर इंटरेक्शन को यूज़ करते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस देखते हैं। क्लासरूम एनकोडिंग वर्क शुड बी डन बाय द ऑब्जर्वर हु इज़ फेमिलियर विद द एंटायर प्रोसेस। यस, उसी ऑब्जर्वर को क्लासरूम में बिठाइए जो इस प्रोसेस से फेमिलियर हो और इसकी लिमिटेशंस के बारे में जानता हो। इट इज़ एक्सप्लोरेटरी डिवाइस, जैसे यहाँ पे है इट इज़ दी ऑब्जर्वर है, यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी डिवाइस है जहाँ पर वैल्यू जजमेंट्स अबाउट गुड एंड बैड टीचिंग बिहेवियर्स आर टू बी अवॉइडेड। यहाँ पर जो है गुड टीचिंग बैड टीचिंग को अवॉइड किया जाता है। जैसे टीचर ने किसी को डांट लगाई, तो वहाँ पे ऑब्जर्वर उनको नहीं बताएगा कि नहीं प्लीज़ ऐसे मत करिए, वो सिर्फ आपकी रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर लेगा कि टीचर ने इस तरीके से बिहेव किया। तो यहाँ पर गुड और बैड टीचिंग बिहेवियर जज नहीं की जाती है, यहाँ पर जो भी क्लासरूम में इंटरेक्शन हो रहा है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। दिस टेक्निक इज़ नॉट एन इवेलुएटर डिवाइस ऑफ क्लासरूम टीचिंग, इवेलुएटर डिवाइस नहीं है। Questions regarding classroom teaching can only be answered by inspecting the matrix table. Observer cannot answer the question relating to the teacher behavior. टीचर के बिहेवियर के बारे में ऑब्जर्वर जो है उस जो है आंसर नहीं कर पाता है। A comparison between the two matrices can be reliability terms of behavior ratio. Interaction variables and percentage of frequencies in each category and call frequency, but value judgment is not possible. देखिए यहाँ पे जैसे फॉर्मूले के थ्रू निकाल तो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द पर्टिकुलर वे, क्योंकि क्लासरूम में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और ऑब्जर्वर उसे अपने नज़रिए से देखता है।
तो उस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। द एक्यूरेसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिपेंड्स अपॉन द रिलायबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कितना एक्यूरेट है वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कितना एफिशिएंट है या कितना रिलायबल है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वेशन। At least two observers should encode in the classroom interaction for analyzing the teacher. Hopefully अगर possible हो तो दो observer जो है classroom को जो है जज कर सकते हैं, इंटरेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाउ एट लास्ट हम लोग जो है इसके कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। सिस्टम डज नॉट डिस्क्राइब द टोटैलिटी ऑफ द एक्टिविटी। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं तो जो टोटैलिटी ऑफ एक्सपीरियंस होता है वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है। Efforts to describe teaching are often interpreted as the evaluation of the teaching act। हम यहाँ पे टीचिंग जो एफर्ट्स किए जाते हैं क्लासरूम में, जो इंटरेक्शन को रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो टीचर के बिहेवियर यानी कि उसके पर्सनल जो है कैरेक्टर पे कई बारी पूछ लिया जाता है। वाइल डिस्क्रिप्शंस में यूज्ड एज द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन, जजमेंट कैन बी मेड ओनली आफ्टर एडिशनल वैल्यू assumption आर आइडेंटिफाइड एंड अप्लाइड टू दी डाटा। सो बेसिकली क्या होता है, जब आप क्लासरूम में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो उसी के बेसिस पे टीचर को जज किया जाता है। सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस इज द कंटेंट फ्री। यहाँ पे कंटेंट फ्री होता है। इट इज़ कॉस्टली एंड cumbersome and requires some form of automation in collecting and analyzing the raw data. It is not finished research tool। ये finished research tool नहीं होता है। It is the आपने collect किया, उसको analyze किया raw data को, उसके बाद जाके काफ़ी टाइम लग जाता है इन सब प्रोसीजर्स में, तो यहाँ पे कोई फाइनल रिजल्ट नहीं मिलता है। Much of the inferential power of this system of interaction analysis comes from the tabulating the data। अब इसमें जो है 10x10 के मैट्रिक्स में लिखा जाता है, विच इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। वंस द हाई कॉस्ट ऑफ टीडियस टेबुलेशन इज़ अंडर कंट्रोल, जब आपको समझ में आने लगता है कि इस तरीके से काम होना चाहिए या इस तरीके से काम हो रहा है, तो यहाँ पर जो है रिजर्वर की जो है रिलायबिलिटी की बात आती है कि वो कितना रिलायबली जो है मार्किंग कर रहा है, ऑब्जर्वेशन में कैटेगरीज को मार्किंग कर रहा है। Its a potential as a research tool, as a wide application to problem is to be explored. And this system devotes the little attention to student talk। yes, इसमें जो है सिर्फ टीचर की ही पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा नोटिस किया गया है। इवन 7 कैटेगरीज में टीचर टॉक को डाला गया है, वहीं पर जो है कहीं ना कहीं स्टूडेंट टॉक को इग्नोर कर दिया गया है। सो दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ड्रॉबैक ऑफ लैंडर्स सिस्टम। सो आई होप आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इफ़ स्टिल यू जो है फील कि कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।